प्रिंस रेजिडेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सबका स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा, राजनीतिक विज्ञान का अध्यापक। कल विद्यार्थी को मैंने आपको पढ़ाया कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि जो है कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया। संसद किसे कहते हैं, संसद की सत्ता कौन कौन सी, संसद के बारे में चर्चा की गई, जो है चर्चा की गई। संसद जो है अनुच्छेद 79 के तहत जो है संसद का गठन किया जाता है। संसद में कौन कौन होते हैं, संसद जो है 3 लोग हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में मैंने आपको चर्चा की गई थी। संसद के सदस्यों की योग्यताएँ कौन कौन सी होनी चाहिए, उन योग्यताओं के बारे में भी चर्चा की गई। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, प्रकार की योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई। कि शपथ किसके पास लेते हैं, बजट सत्र के बारे में भी चर्चा की गई कि बजट जो है कौन कौन से जो रखे गए, और बजट सत्र आया, इसके बाद शीतकालीन सत्र आया, इसके बाद जो इसके बीच में जो है मानसून सत्र के बारे में चर्चा की गई। इसके बारे में जो मैं आज जो है आगे की इकाई को लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि गणपूर्ति या कोरम किसे कहते हैं। ये भी कुछ कई बार एग्जाम में आता है कि गणपूर्ति किसे कहते हैं या कोरम में किसे कहते हैं। तो इसके बारे में चर्चा तो आज मैं आपको चर्चा करूँगा, गणपूर्ति क्या है या कोरम क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करूँगा। एक गणपूर्ति और कोरम। गणपूर्ति अथवा कोरम में सदस्यों की न्यूनतम संख्या से है और जिसकी उपस्थिति से सदनों की कार्रवाई को वैधता प्रदान होती है। मानिए कह रहे हैं कि गणपूर्ति के से जो भी संसद में जो मीटिंग बुलाई जाती है, उस मीटिंग में कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। मानिए 10वां भाग होना चाहिए, जब भी वो मीटिंग सफल मानी जाएगी, जब भी उसको वैधता प्राप्त होगी। इसलिए कहते हैं कि गणपूर्ति अथवा कोरम सदस्यों की न्यूनतम संख्या से माना जाता है, जिसकी उपस्थिति से सदनों की कार्रवाई को वैधानिकता प्राप्त होती है। इसलिए कम से कम सदस्य जो है संसद में उपस्थित होने चाहिए 1/10 से। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसे कहते हैं गणपूर्ति। लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, तो लोकसभा की कार्रवाई के लिए सदस्य होने चाहिए, जैसे कुल सदस्य लोकसभा में हैं वर्तमान में 545, तो इसका 1/10 से मानी 10 पे 1 सदस्य होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के 55 सदस्य लोकसभा में होने चाहिए। अगर 55 सदस्य लोकसभा में होंगे तो वो विधेयक आसानी से पारित हो सकता है, उस विधेयक को आगे जो है सहमति मिल जाती है। इसलिए लोकसभा की कार्रवाई के लिए कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। कुल सदस्य संख्या 545 होता है, तो 10वां भाग का कुल मिलाकर हो गया 55 सदस्य। इस प्रकार अगर राज्यसभा की कार्रवाई की बात करते हैं, तो राज्यसभा में भी कार्रवाई का संचालन करने के लिए जो है कुल सदस्य 245 होते हैं, लेकिन इसमें 245 सदस्य में कुल मिलाकर के 25 सदस्य होने चाहिए। इसलिए कहते हैं कि राज्यसभा की कार्रवाई में कम से कम संचालन के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, 25 सदस्य होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 245 सदस्य होते हैं, 245 सदस्यों का 10वां भाग होता है 25 सदस्य। आप कह रहे कि संसद की भाषा क्या होनी चाहिए, तो संसद की भाषा के अनुसार हमारे संसद में कार्य करने संचालन की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो सकती हैं। लेकिन पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे सदस्य को भी हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में अपनी मातृभाषा में भी तो है बोल सकता है, लेकिन पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी जब वो अपनी भाषा में बोल सकता है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से एक भाषा का प्रयोग कर सकता है। अगर तीसरी भाषा का प्रयोग करना है तो आपको पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद है मंत्री और न्यायवादी संसद में अधिकार क्या है। तो देखिए, भारत संविधान के अनुच्छेद 88 में भारत के अनुच्छेद 88 में जो है कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के न्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी होगा। तो देखिए, अनुच्छेद 88 के अनुसार प्रत्येक मंत्री और भारत के न्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद में किसी भी सदन में बोलने और कार्रवाई करने में भाग लेने का अधिकार होगा। लेकिन आगे ये कहा गया कि न्यायवादी को संसद में मताधिकार नहीं होगा। मताधिकार माने मत डालने का अधिकार नहीं होगा। मंत्री को मत डालने का अधिकार होगा, लेकिन जिस सदन का वह सदस्य है उसी सदन में ही वो अपना मत डाल सकता है,
वोट डाल सकता है। इसलिए महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, महान्यायवादी संसद में भाग ले सकता है, बोल सकता है और कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वगैरह में जो है वो भाग नहीं ले सकता, वो अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके बाद राज्यसभा गठन के बारे में बताया गया कि राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, स्थायी सदन भी कहते हैं और राज्यों का सदन भी कहा जाता है। ये तीन जो पॉइंट हैं, इसे उच्च सदन भी कहते हैं और इसे स्थायी सदन भी कहते हैं और इसे राज्यों का सदन भी कहते हैं। इसलिए देखिए राज्यसभा का गठन इस प्रकार किया जाता है। राज्यसभा का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, जिसके अनुसार इसकी कुल सदस्य संख्या 250 हो सकती है और इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और वो 12 सदस्य होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, खेल और समाज सेवा में विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। इसके बाद 12 सदस्य 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्तियों का जो प्रावधान है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, इसलिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। से 280 सदस्य जो होते हैं राज्य और संघ राज्य से ही निर्वाचित होते हैं, इसलिए राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों का आवंटन जो है संविधान की फोर्थ जो है अनुसूची है उसके जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश केवल दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य एक सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दो जो राज्य हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको शामिल किया गया है। इसके बाद राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर 10 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राजस्थान में। तो राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। अमेरिका में कांग्रेस के उस सदन में सभी राज्यों को समान अधिकार दिया गया है या प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन भारत में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत में जो है जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में कांग्रेस के स्थायी से जो कांग्रेस के उस सदन जो होता है माने संसद के जो उस सदन होता है उनको समान अधिकार दिया गया है, लेकिन भारत में इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए मैंने आपको बता दें कि राज्यसभा का गठन के बारे में मैंने आपको बताया कि राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, स्थायी सदन भी कहते हैं और राज्य का सदन भी कहते हैं। गठन के लिए अनुच्छेद जो हमारे यहाँ पे 80 अनुच्छेद दिए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कुल 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो है सदस्यों की संख्या जो है 245 है। 245 में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और वो सदस्य जो है साहित्य, विज्ञान, कला, खेल और समाज सेवा में विशेष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और जो प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो प्रक्रिया जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्तियों का जो प्रावधान जो लिया गया है, जो प्रक्रिया ली गई है वो आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और इसके बाद जो 12 सदस्यों में से जो इसमें बताया गया है 12 सदस्य 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य से मनोनीत किए जाते हैं, तो कुल मिलाकर 245 सदस्य होते हैं और 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया जो है हमारे चौथी अनुसूची में दी गई है कि किस प्रकार जो है ये प्रक्रिया रखी गई है। और केंद्र शासित प्रदेश से सदस्य आते हैं, सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी से सदस्य आते हैं और बाकी किसी से नहीं आती। इसलिए मैंने आज जो है राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार जो है सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं। ये जो भारत में जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है वो जनसंख्या के आधार पर जो है जो महत्व दिया गया है कि जनसंख्या के आधार पर ये प्रक्रिया अपनाई गई है। इसलिए मैंने आपको बता दिया
बताया है कि गणपुटी किसे कहते हैं, सदस्य संख्या निश्चित होनी चाहिए। सदस्य की भाषा के बारे में आपको बताया गया कि भाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। अगर तीसरी भाषा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो पीठासीन अधिकारी के माध्यम से जो है अनुमति लेनी होगी। मंत्री और महान्यायवादी के बारे में भी आपको बता दिया गया है कि दोनों को अधिकार होगा, संसद में बैठने का अधिकार तो दोनों को होगा, बोलने का अधिकार भी होगा, लेकिन मतदान का अधिकार सिर्फ मंत्रियों को है, महान्यायवादियों को ये अधिकार नहीं दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसलिए जो अनुच्छेद 88 में कहा गया है, तो अब राज्यसभा के गठन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 80 में के तहत जो है राज्यसभा की नियुक्ति की या राज्यसभा का गठन किया जाता है। तो मैंने आपको इसमें बता दिया गया है, राज्यसभा गठन जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। इसलिए मैंने आप जो है बताया गया कि संसद के बारे में चर्चा करें कि संसद में उसके जो लोकसभा और राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उनके बारे में भी मैंने चर्चा की। और अब मैं आपको एक एक पॉइंट जो है राज्यसभा में किस प्रकार जो गठन किया जाता है, कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन से सदस्य कहाँ से आते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। इसलिए आगे जो टॉपिक होगा वो होगा लोकसभा, जो आपको लोकसभा के बारे में बताया जाएगा। इसलिए आज राज्यसभा में जो है मैंने जो कुछ टॉपिक बताए हैं उन टॉपिकों को आपको अच्छे से याद करना है। इसलिए अगर पहले याद हो जाएंगे तो फिर आगे जाके कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए मैंने राज्यसभा के बारे में कुछ पॉइंट बताए हैं, उनको अच्छे से आपको याद करने हैं। आज की क्लास में इतना ही है, कल मैं आपको जो है लोकसभा के बारे में बताऊँगा। जय हिंद।